बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ तक डिस्कशन किया था और न्यूटन थर्ड लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बताया बेटा कि जो मोमेंटम में चेंज होगा पर यूनिट टाइम में, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। बेटा थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ बेटा ये है फॉर एवरी एक्शन फोर्स, there is equal and opposite reaction force. There is equal and opposite reaction force. ये एक्शन और रिएक्शन कहां लगते हैं? बिटवीन टू बॉडीज इन बिटवीन टू surfaces of two bodies remain in contact. तो अगर ये मैंने क्या बताया कि ये कोई मास है m, बॉक्स है और ये अर्थ के सरफेस पर पड़ा हुआ है। बेटा इसको ग्रेविटी कितनी फोर्स से खींच रही है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू 9.8 होती है, यानी कि इसका मास बढ़ाते जाएंगे तो m इंटू जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि जी की वैल्यू फिक्स है बेटा 9.8। चाहे छोटा सा पहाड़ हो या छोटा सा पत्थर हो या बहुत बड़ा पहाड़ हो, सब पर सेम जी लगेगा। तो अगर मास बड़ा होगा तो मास इंटू जी की वैल्यू वेट फोर्स बड़ा होगा जो इस जमीन अर्थ सरफेस की ओर खींचेगी। तो बेटा ये क्या होगा? ये सरफेस है, अगर यह गड्ढा रहता तो ये अर्थ के सेंटर की ओर चला जाता। बेटा अगर ये क्या होता, अगर ये पर्दा होता जैसे कि मैंने खींच कर लगाया हुआ तो ये नीचे दब सा जाता, लेकिन ये हार्ड सरफेस है, यानी कि इससे पता चलता है ये इस पर फोर्स लगा रहा है नीचे डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ ग्रेविटी से नीचे खींच रही है। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहा जाता है कि अगर ये फर्स्ट बॉडी है, इसने सेकेंड बॉडी के सरफेस पर फोर्स लगाया तो सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में, जिसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर फॉर रिएक्शन। ये एक्शन हो गया और ये हो गया रिएक्शन। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये नीचे है नेगेटिव, ऊपर है पॉजिटिव, मतलब ये दोनों इक्वल है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। माइनस का मतलब अपोजिट। ये इधर आएगा तो क्या होगा बेटा? जी लिख सकते हैं। तो यहाँ रिएक्शन फोर्स किसके बराबर लग रहा है बेटा? mg के बराबर लग रहा है। रिएक्शन फोर्स किसके बराबर? mg। अब ये देखिए बेटा, इसी को अगर मैं ऐसे बता रहा हूं, एक्शन रिएक्शन को ही बता रहा हूं। बेटा क्वेश्चन है, इफ a block of mass m resting inside lift, which is accelerating upward, up, पहला फर्स्ट a upward, with acceleration a और b कैसे?
एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, with acceleration a, with acceleration a। अब ये देखिए बेटा, अगर कोई बॉडी लिफ्ट के अंदर है और ये ब्लॉक मास m है, अगर ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है ये एक्सेलरेशन से, बेटा एक चीज बताइए, आप बस में बैठे रहते हैं और बस अचानक आगे चल पड़ती है, आप किधर मुड़ झुक जाते हैं, पीछे या आगे? यस सर। जब आप बस के अंदर बैठे और बस अचानक चल पड़ी आगे की ओर, तो आप किधर झुकते हैं, पीछे? दूसरा एग्जांपल, पीछे। हाँ, और इसी का दूसरा एग्जांपल है बेटा, अगर बस चल रही है और अचानक ब्रेक लगाया तो आप किधर झुक जाते हैं, आगे पीछे। पीछे झुकते हैं? बस में आगे खड़े रहते हैं और अचानक बस वाला ब्रेक लगाता है, चल रहा है काफी तेजी से, ब्रेक लगाया तो पीछे थोड़े जाते हैं, आगे जाकर टकराते हैं, ऐसा ही होता है। आगे तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है बेटा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अगर ये लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है तो बेटा अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा बेटा, पीछे, ma। वेट फोर्स तो पहले से ही लग रहा था। अब बताइए बेटा, अगर ये लिफ्ट के सरफेस पर फोर्स लगा रहा है तो लिफ्ट का सरफेस भी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स देगा। और क्या बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्योंकि ये इसके सरफेस को नहीं छोड़ रहा है, ब्लॉक तो ऊपर नहीं भाग रहा है ना नीचे भाग रहा है ब्लॉक के नीचे, तो ये फॉर्मूला आर एम जी प्लस एम ए के बराबर होगा। आर किसके बराबर होगा, एम जी प्लस एम ए के बराबर हो जाएगा। रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स। अब देखिए बेटा, ये है, ये ब्लॉक है, ये नीचे आ रहा है, फोर्स कितना लगेगा बेटा, ऊपर लगेगा, कितना लगेगा, m इंटू ए। वेट फोर्स कितना लगेगा बेटा, नीचे, एम जी। आपका वेट फोर्स क्या है बेटा, एम जी। तो ब्लॉक का मास है m, तो वेट फोर्स नीचे लगा। अब बेटा रिएक्शन फोर्स तो ऊपर ही लगाएगा, लिफ्ट का सरफेस ऊपर लगाएगा। अब देखिए बेटा, ये दोनों ऊपर लग रहे हैं तो दोनों का सम लिखिए बेटा, क्या लिखिएगा, r प्लस एम ए सेम डायरेक्शन में, और नीचे क्या लग रहा है बेटा, एम जी। ये इधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, एम जी माइनस एम ए। बेटा यहाँ एम जी माइनस एम ए हो गया और यहाँ आर की वैल्यू एम जी प्लस एम ए। आप लिफ्ट में कभी जाते होंगे बेटा, लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो हमारा शरीर टाइट, पैर टाइट हो जाता है, और नीचे आता है तो ढीला हो जाता है, एम जी माइनस एम ए। लगता है कि नहीं, कभी वो झूले में बेटा आपने घुमा हुआ है और झूला जब नीचे आता है तो लगता है कि अब तो गए, क्योंकि रिएक्शन फोर्स घट जाता है, और नीचे से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा लगता है कि वेट हमारा बढ़ गया। क्यों, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सूडो फोर्स नीचे लगा, एम इंटू ए नीचे लगा, तो एम जी प्लस एम ए नीचे हो गया।
हाँ बेटा ये बात आपको समझ आई? यस सर। अच्छा अब बेटा जानते हैं ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये अब देखिए प्रॉब्लम कैसे कैसे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ये प्रॉब्लम आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये अर्थ का सरफेस है बेटा। अभी हम लोग फ्रिक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे, फ्रिक्शन है ही नहीं, ये कोई ब्लॉक है। बोले बेटा फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू 0 लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 लिखते हैं, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है। इस बॉडी का मास है 5 केजी 10 केजी है बेटा, और इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। कितना फोर्स लगा? 20 न्यूटन। बेटा बताइए बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होगा, जल्दी बताइए। बॉडी का मास मालूम है 10 केजी का है और फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, यस सर। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो जानते हैं सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स कितना लगा? 20। मास क्या है बेटा? 10। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 20/3 टू क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू क्या होगा बेटा? ये होगा मीटर। आ रही यस सर। कितनी बार यस समझ सर। आ गई? लेकिन बेटा अगर कोई ये हाँ सर। को ऐसे दिया जाए, इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसा चेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया। फोर्स को आप डायरेक्ट इधर नहीं लगा रहे, फोर्स को हमने 30 डिग्री पर लगाया विद द एक्स एक्सिस। फोर्स को वही लगा रहे, फोर्स कितना था? 20 न्यूटन। अब बताना है बेटा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये अर्थ का सरफेस। फाइंड एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए बेटा बताइए। तो एक्स एक्सिस बोल रहा है तो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लेंगे। कितना फोर्स लगा बेटा? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और तीसरा साइड बेस, ये बेस के अलोंग। तो बेस क्या होता है बेटा? कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस के अलोंग फोर्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ये तो मालूम है बेटा, कई बार बता चुके हैं बेटा। क्लियर है या नहीं है? तो अब बताइए यस सर। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्स बोल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग मास स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, तो फोर्स भी अलोंग एक्स। समझ आया बेटा? अगर y रहता तो एक्सेलरेशन भी अलोंग y लेते हैं, एक्सेलरेशन अलोंग x तो फोर्स अलोंग x। फोर्स अलोंग x एक्सिस कितना लगा है बेटा? क्या लगा है जल्दी बताइए? f cos थीटा लगा हुआ है। मास कितना है बेटा? मास है 10 केजी। 30। ax बेटा ax की वैल्यू आ गई, फोर्स लगा 20 इंटू कॉस 30। बेटा cos 30 क्या होता है? अब बाई 10 तो यहां आ गया, 10 से 10 कट गया, 10 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? जल्दी बताइए, नेक्स्ट क्लास में बताया था बेटा, √3/2। नेक्स्ट क्लास से मुझे सारा याद चाहिए। तो बेटा ये तो हो गया, कट गया 5√3। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन हो गया 5√3। बेटा समझ आ रही है बात? यस
बिल्कुल क्लियर है बेटा? देखिए हमने बोला एक्स एक्सिस स्केल, बेटा फोर्स तो ऐसे लगा रहे हैं ना, तो फोर्स का कितना हिस्सा एक्स एक्सिस स्केल लगेगा? तो मैंने बताया था कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये तो बेस हो गया, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर साइन होता है और बेस क्या होता है बेटा? कॉस। हाइपोटेन्यूज का ये क्या हो गया? कॉस। तो बेस के अलॉन्ग फोर्स लगा एफ कॉस थीटा। अब लिखेंगे इसके अलॉन्ग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी एक्स एक्सिस के। बेटा अगर बोलता वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो एफ वाई भी लगता, तो यहाँ ए वाई लगता। समझ आ रही है बात? जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अब बेटा एक बॉडी को मैं प्लेन सरफेस पर रख रहा हूं और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। A body is placed on plane surface, placed on plane surface. And two forces are acting on the plane, on the same plane. बेटा देखिए, एक फोर्स F1, एक फोर्स F2, और दोनों के बीच का एंगल लगा 30, और ब्लॉक का मास है F1 लगा 40 न्यूटन, 30 न्यूटन, अब ब्लॉक का मास है 10 kg। फाइंड द नेट एक्सेलरेशन। चलिए बेटा निकालिए, कैसे निकालेंगे? अब इस केस में एक ही बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं और आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि किस डायरेक्शन में निकालेंगे। जनरल क्वेश्चन है कि दो फोर्स लगे, एक्सेलरेशन कितना होगा? सिंपल सी बात है, नेट फोर्स निकालो। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? दो फोर्स लगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। रिजल्ट नेट फोर्स आ गया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन निकालिए। फोर्स क्या है बेटा? अच्छा, ये बेटा नेट फोर्स रखिए यहां पर, रूट अंडर पहला फोर्स क्या है बेटा? 40 स्क्वायर, दूसरा क्या है बेटा? 30 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस 30 इंटू कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है बेटा? √3/2 इजिकल टू फोर्स हो गया, इजिकल टू मास। मास क्या है बेटा? 10 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको इधर लाकर 10 से डिवाइड करना था। 40 स्क्वायर 1600, 30 स्क्वायर 900, 4 3 बार 120, 1200, 1200 दूना 2400, 2400 √3, ये कट गया 1200 √3 और बाई 10 नीचे आ गया। चाहते हैं 12 दूना 2400 बाई 12 इक्वल टू ए आ गया। बेटा कितनी बात समझ आई आपको? अगर दो फोर्सेस, देखिए बेटा बहुत सिंपल सी बात है, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग and you are asked to find the net acceleration,
बेटा क्या है, दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल लग रहा है, तो बोल रहा है नेट एक्सेलरेशन। बेटा ये नहीं दिया गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, बेटा कुछ नहीं पूछा। तो क्या करना है भाई, नेट फोर्स निकाल देंगे और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। आ गया आंसर नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा गया है कि किधर को निकालना है। तो बेटा डायरेक्ट हम पुट करते हैं वैल्यू, ओके फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला लॉ से, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। यस बेटा कितनी बात समझ आई जो मैंने बताया आपको? बेटा ये क्वेश्चन क्या है, फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दी गई है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड मास इज गिवन 20 kg। बोलो जरा बेटा एक्सेलरेशन, तो बेटा एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, फोर्स चूंकि 3 डायमेंशन लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू बेटा फॉर्मूला पुट करना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम। या अब इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ये आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बेटा क्या है मास 20 kg, 2 बाई बेटा ये क्या होगा 20 0.1 आई कैप, या इसको डायरेक्ट लिखिए बेटा 1/10 आई कैप प्लस 3/20 जे कैप प्लस 6/20 के कैप। एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गया बेटा, मीटर, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा अब आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा 1/10 आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा 3/20 जे कैप प्लस 6/20 के कैप। कितनी बात समझ आ रही है बेटा? इस तरह से हम लोग स्टडी। समझ आ गया। अच्छा अब बेटा अब पढ़ रहे फ्रिक्शन के बारे में, फिर फुली मास सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे। चलिए बेटा उससे पहले मैं इंक्लाइन प्लेन बता दूं। इंक्लाइन प्लेन, बेटा एक चीज बताइए, ये कोई झुका हुआ प्लेन है, जैसे जाते हैं पार्क में तो स्लिप करने वाला एक स्लोप मिलता है, दैट्स वही इंक्लाइन प्लेन हो गया। बेटा ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। बेटा ये एम मास का बॉडी है, इस पर कितने मास का बॉडी है, एम, इसका मास क्या है बेटा, एम। अब बेटा इसको ग्रेविटी किधर खींचेगी, नीचे, एम जी फोर्स से खींचेगी। अब देखिए बेटा, ये अगर थीटा हुआ तो ये 90 है बेटा, ये थीटा ये 90, तो ये दोनों का सम भी 90, तो ये थीटा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, होगा या नहीं होगा बेटा? ये 90 तो है ही, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल सम क्या होता है ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये देखिए बेटा, ये अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालिए बेटा, ये अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये हो गया थीटा। अब एम जी का कॉम्पोनेंट बनेगा, जिधर एंगल बनता है बेटा होता है कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर इसको बीच में रख करके साइन थीटा बनता है, एम जी साइन थीटा। तो ये आप बताइए बेटा, ये बातें समझ आई है भाई? ये एम जी, एक बार फिर से मैं बताता हूं बेटा, आप देखिए ध्यान से। बेटा ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे झुका हुआ प्लेन है, यहां कोई ब्लॉक है,
m मास का, तो उसे ग्रेविटी किधर खींच रही बेटा, नीचे, डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन थीटा हो गया तो ये तो 90 है, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन क्या होगा थीटा, क्योंकि थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो mg के साथ जो डायरेक्शन बनता है थीटा, उधर mg का कंपोनेंट क्या होगा mg cos थीटा। बेटा ऑलरेडी we have discussed many times about the component. For once again, I am letting you comfort about how to find out the component. But see here, if this is a vector, you make the hypotenuse like this by drawing this. This is theta, this is 90, this is hypotenuse. But ये जिधर से थीटा बनता है वो होता है x component या बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। बेटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला ए है, तो ए तो इधर जाकर प्रोडक्ट होगा बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा ए इधर चला गया, ए cos थीटा क्या हो गया बेटा बेस। तो उसी तरह साइन थीटा बराबर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पी बाई एच क्या है ए इधर चला गया, ए साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू पी। यानी कि अगर वेट फोर्स नीचे खींच रहा है और यहां से एंगल थीटा बना, तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज mg cos थीटा। जिधर से एंगल थीटा बनता है वो क्या कंपोनेंट क्या होता है cos, और इसी के परपेंडिकुलर यानी कि इससे एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा, क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। तो ये कंपोनेंट होगा साइन थीटा, mg साइन थीटा। अब ये mg साइन थीटा फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है, तो बोलेंगे इसको ऊपर ले जाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए बेटा जल्दी बताइए। इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए कम से कम, अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो कितना फोर्स चाहिए, जितना नीचे लग रहा है mg साइन थीटा के बराबर फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो नीचे कितना लग रहा है बेटा, तो इसी को कहते हैं दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब बेटा द कंपोनेंट ऑफ cos theta component of force is mg cos theta, and this component of force ये क्या कर रहा है, इस सरफेस को, इंक्लाइन सरफेस को दबा रहा है। तो ये ब्लॉक इंक्लाइन फोर्स सरफेस को कितने फोर्स से दबा रहा है बेटा, जल्दी बताइए बेटा। ये ब्लॉक mg cos थीटा, ये अगर पहला बॉडी है, दूसरे बॉडी पर फोर्स एक्शन लगाया तो इसके रिएक्शन क्या लगेगा बेटा, रिएक्शन। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ इंक्लाइन क्या हो जाएगा बेटा, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा cos थीटा। बेटा कितनी बात समझ आई आपको, सर समझ आ गई। बेटा वेरी गुड। What is the minimum force required if no friction is there? Then what is the minimum force required to move the block of mass m up the inclined plane? mg sin theta। जितना sin थीटा उतना ही ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगा, ठीक है। अच्छा बेटा आपको अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था बेटा, ये वाले एग्जाम में कि बेटा ये इंक्लाइन प्लेन जो है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस पर है, यहाँ भी फ्रिक्शन 0 है बेटा। इसका मास है 40 केजी और इसका मास है 10 केजी। कितना है बेटा, ये 10 केजी का है। अच्छा बेटा इसको यहां छोड़ देंगे तो ये स्लिप कर जाएगा, ये छोड़ देंगे तो ये स्लिप कर जाएगा, स्लिप करेगा ना, यस सर।
वो फ्रिक्शन नहीं है बेटा, mg sin थीटा की वजह से स्लिप कर जाए। अब बता बेटा, बोला जा रहा है Yes, sir. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगाएंगे कि ब्लॉक स्लिप नहीं करे। मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ब्लॉक स्लिप नहीं करे। mg sin. देखिए बेटा, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। अब देखिए बेटा, ब्लॉक स्लाइड कब नहीं करेगा, जब नीचे वाला लगने वाला फोर्स के बराबर एक ऊपर की ओर फोर्स लगे। बेटा समझ आ रही है बात? Yes, sir. बेटा आपने एक फोर्स लगाया, Yes, sir. एक फोर्स निकालना है, तो अब ये देखिए बेटा, फोर्स इजिकल टू क्या होता है बेटा, मास, इसका बड़ा मास और ये छोटा मास, मास ऑफ इंक्लाइन प्लेन, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन होगा F बाई m प्लस स्मॉल m। समझ आ गई बेटा? कैपिटल M क्या है बेटा, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन का मास Yes, sir. केजी, और ये क्या है बेटा, फोर्स लगा रहे हैं तो ये दोनों मास मूव करेंगे ना, इंक्लाइन प्लेन भी और ये ब्लॉक भी। तो फोर्स इज इक्वल टू मास, दोनों का मास क्यों लिए बेटा, बेटा यहां लगा रहे हैं तो इसके ऊपर ये तो ब्लॉक, वुडन ब्लॉक या कोई ब्लॉक, तो इन दोनों के मास को काउंट करेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा F बाई m। अब देखिए बेटा, ये किधर एक्सेलरेट करेगा जल्दी बताइए, ये पूरा सिस्टम इधर एक्सेलरेट करेगा, किधर एक्सेलरेट करेगा, ऊपर। तो बेटा मैंने बताया था अगर बस आगे एक्सेलरेट करती है तो हम पर फोर्स किधर लगता है, पीछे। हम किस पर बैठे हुए, बस के अंदर, ये ब्लॉक बैठा हुआ है किस, ये ब्लॉक बैठा हुआ है किसके ऊपर, दिस ब्लॉक इज रेस्टिंग ओवर द इंक्लाइंड सरफेस। तो इफ वी आर अप्लाइंग फोर्स देन द एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन प्लस द ब्लॉक विल बी दिस। देन ये बेटा इसके सरफेस के ऊपर है, इसका फोर्स किधर लगेगा बेटा, पीछे। कितना फोर्स लगा बेटा, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब देखिए बेटा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, जिधर थीटा होता है वो होता है cos थीटा, ma cos थीटा। अब देखिए बेटा, ऊपर लगने वाला फोर्स अगर लगने वाले फोर्स के बराबर है तो ये स्लाइड नहीं करेगा, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप। तो व्हेन ma cos थीटा इज इक्वल्स टू नीचे लगने वाला फोर्स क्या है बेटा, mg sin थीटा। एक जगह क्या लिखेंगे बेटा, एक जगह लिखेंगे F बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा बेटा m इंटू जी साइन थीटा बाई कॉस। बेटा ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, टेन थीटा, टेन थीटा mm कैंसिल, g टेन थीटा इज इक्वल टू पाई m प्लस m। बेटा ये इधर चला गया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया, फोर्स नीडेड विल बी g टेन थीटा इंटू m प्लस m। कितनी बात समझ आई बेटा, बेटा कितनी बात समझ आई, सर समझ आती है। यस बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन। The force which opposes the motion of a body, the force, क्या बेटा फ्रिक्शन क्या है, the force which opposes the Body. motion of a, the motion of a body, the motion of a body। तो बेटा ये लगता क्यों है बेटा, कोई भी सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं होता है, ये रुखड़ा होता है बेटा, माइक्रोस्कोपिक सरफेस व्यू पर देखो, सरफेस क्या होते हैं, अनइवन होते हैं, ऐसे होते हैं।
तो बेटा अगर किसी ब्लॉक देखिएगा तो ब्लॉक में भी अनइवननेस होता है। ये देखिए बेटा इसमें लॉक हो गया, इंटरलॉकिंग, एक सरफेस दूसरे सरफेस में लॉक हो गया, इंटरलॉकिंग कहते हैं। तो इसमें जब आगे पुश करेंगे तो ये इंटरलॉकिंग प्रिवेंट करता है। What is friction? The force which opposes the motion of the body. So why friction occurs? Because of these interlockings. One surface fixes up into the gap of another surface. Why? Because there is no surface in the nature is absolutely frictionless, but unevenness is there. But if you see on the microscopic view, this surface appear like this. In this case, when we are keeping any block over any surface, but the surface of one body interlocked into the surface of another body. Why? Because of their uneven सरफेस, रुकड़े सरफेस की वजह से एक लेयर दूसरे लेयर। बट आप देखे होंगे कि अगर सरफेस रुकड़ा है तो काफी मूव करना मुश्किल होता है, और प्लेन सरफेस रहे तो बिल्कुल मूव करना क्या होता है बेटा, आसान रहता है। तो इंटरलॉकिंग की वजह से डाल दिया, अभी भर गया भाई, इंटरलॉकिंग नहीं हो गया, आसानी से स्लिप कर जाएगा। बेटा आप कैरम खेलते हो ना, कैरम बोर्ड के ऊपर क्या डालते हो, पाउडर डालते हो, क्यों बेटा, उसके ग्रूव भर जाएंगे। तो स्ट्राइकर क्या होता है बेटा, काफी तेजी से मूव करता है। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी स्प्रे पाउडर ऑल द गैप्स get filled, and due to this interlocking decreases. But when interlocking decreases, the friction force will reduce. Are you getting or not? So beta, what is the purpose of putting that oil, grease or powder over the surface? That minimizes the friction, they minimize the interlocking. इंटरलॉकिंग, एक सरफेस शेप के अंदर लॉक कर गया, मूव नहीं कर रहा पा रहा है, क्यों नहीं बेटा, क्योंकि अनइवन सरफेस है। अच्छा, तो बेटा क्या होता है कि अगर हम आगे की ओर पुश करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, ये क्या करेगा, नीचे वाला ऊपर वाला को रोकेगा। This force is known as friction. अभी बेटा फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन इस पर डिपेंड करता है कि भाई इसका वेट कितना है, इसका वेट जितना ज्यादा होगा ये mv फोर्स होगा, तो ये अर्थ का सरफेस भी इस पर नॉर्मल डालेगा r। अब बेटा एक बक्से के लिए कर दिए तो आप देखेंगे इसको आगे मूव करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करनी पड़ती है। बेटा अगर मास को बढ़ाते जा रहे तो होगा क्या, ये बढ़ाएंगे तो और दबेगा और प्रेस होगा, तो इंटरलॉकिंग इंक्रीज होगी। तो बेटा वेट इंक्रीज होने पर क्या होता है बेटा, दबते हैं सरफेस और उनके बीच की इंटरलॉकिंग क्या हो जाती है, जम जाती है, बढ़ जाती है। सो when we increase the weight of the body, it will be attracted by more force. When we increase the mass of the body or weight on the surface of Earth, then it will be attracted by more force to other center of Earth. And due to this result, the interlocking between the two surfaces will increase. तो बेटा अगर interlocking ही बढ़ गई, then it will be not easy for us to slide this body over the surface. तो इसी बात को बेटा ये स्टेटमेंट बोला गया किसके फॉर्म में, लॉ ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा, लिखिए लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ force of friction, the magnitude of force of friction is directly proportional to the normal reaction,
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो किसका प्रोपोर्शनल है, आर के। अभी सरफेस ज्यादा रुखड़ा रहेगा बेटा, तो यह के कांस्टेंट होता है म्यू, ये इसका नाम क्या है बेटा, म्यू आर। आर किसके बराबर होगा बेटा, आर किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, एम जी। आर किसके बराबर है बेटा, एम जी है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आर को क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल। The magnitude of force of friction is directly proportional to the normal reaction force R. R किसके बराबर है, mg के बराबर है। और म्यू को क्या बोलते हैं बेटा, म्यू इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, COE डबल एफ आई CIENT, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा अगर ये ज्यादा रुकड़ा सरफेस रहेगा बेटा, म्यू की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी रहेगी। बेटा अगर ये बहुत ज्यादा सरफेस रुखड़ा रहा, अनइवन रहा ज्यादा, तो इसकी वैल्यू 1 के करीब होगी, 0.8, 0.6, 0.9। लेकिन बहुत पॉलिश रहा तो 0.1, बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो 0.01। तो कहने का मतलब म्यू की वैल्यू, म्यू को क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जितना ज्यादा स्मूथ, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस, अच्छा म्यू की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 and 1, lies between 0 and 1. So if the surface is more polished one, more smooth, the value of mu will be 0.1, 0.01 like this. It means lesser value. And if the surface will be rough one, then the value of coefficient of friction will be close to 1 like that, 0.9, 0.8, 0.85 like this. Are you getting or not? तो बेटा आप ये डिपेंड कर कितना लगेगा, सरफेस के रफनेस पर, और रफनेस का जो कांस्टेंट होगा दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये होता है बेटा। और आर के जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, आर के जगह क्या लिख सकते हैं, एम जी। आर के जगह क्या लिख सकते हैं, एम जी। फोर्स बढ़ाइए, तो बेटा यहां एक क्वेश्चन बनाइए, ये ब्लॉक है 40 केजी का, मास कितना है बेटा, 40 केजी का, और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, यानी कि फ्रिक्शन अब है लेकिन कम है। तो ये बताइए बेटा, फ्रिक्शन find the maximum value of force of friction acting between the block and the earth. Find the value of, find the maximum value of friction force, friction force। तो बेटा सॉल्यूशन लिखेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला mg, म्यू की वैल्यू क्या है बेटा, होता है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला mg, ये लिखिए बेटा, म्यू क्या है बेटा, 0.1, मास कितना बेटा 40 केजी, जी कितना बेटा 9.8, बेटा 9.8 को 10 ले रहे हैं, 9.8 को क्या ले लिया बेटा 10 मान लिया बेटा। बेटा 14 to 10, 400 into -1, 400 into 0.1, 40 न्यूटन केवल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। अरे गेटिंग और नॉट, कैसे निकालेंगे, बेटा कितनी बातें समझ आ रही है, आ रहा है। तो चलिए बेटा अब एक चीज बताइए, इसी ब्लॉक को
इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है, तो कितना फोर्स चाहिए बताइए। बड़ा सिंपल सी बात है, अगर हम फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शन रोकेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा बेटा, रोकेगा। तो हमें रोकने वाला फोर्स को भी हटाना पड़ेगा। पिछली बार फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन डायरेक्ट लगाया, बेटा इस बार नहीं लगाएंगे। yes. इस बार इफ आगे लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और तब मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, क्योंकि ये तो पहले था ही नहीं, आगे लग रहा है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होता है बेटा ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसमें से इसको माइनस किए तब एक्सेलरेशन इधर होगा, क्योंकि ये तो लगेगा ये तो रुकेगा, तो ये जो फोर्स लगाएंगे रोकने वाले फोर्स से ज्यादा लगाएंगे तब एक्सेलरेशन होगा। ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स should be applied more in magnitude in comparison to the friction force, then only acceleration is possible। तो बेटा इसलिए हमने एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना है, तो बेटा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए माइनस एफ। बट अब बताइए फोर्स इज इक्वल टू एम ए माइनस साइन इधर प्लस म्यू एम जी। बेटा सॉल्व कीजिए इसे, कितना आ जाएगा बेटा, मास कितना है बेटा 40 केजी, मास कितना है 40 केजी, दोनों में कॉमन ले लिया। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन क्या है 2, म्यू की वैल्यू 0.1, मास कितना है बेटा 40 और जी की वैल्यू लेंगे 10, 4 0.1 40 प्लस 80। बेटा ये 120 न्यूटन हमें लगाना पड़ेगा, 120 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। But how? You have understood this one? Any confusion is there? No, sir. Okay. So what you have got here, that if we have to accelerate this body in this direction, that is along positive x-axis, then friction force will operate along negative x direction, because the direction of friction is always opposite to the direction of external force. But ultimately we have to accelerate this body along the positive x-axis. So what is the net force? This minus friction. This minus friction is equal to mass into acceleration. 120 न्यूटन लगाना पड़ेगा।